हिमांशी, देख मैं पूजा, प्रिया और अंजलि के साथ बाजार जा रही हूँ, इसीलिए जब तक मैं वापस आऊं तो सारे घर को अच्छे से साफ कर देना। वैसे भी आज दिवाली की सफाई का दिन है। माँ जी, इतना बड़ा घर है, साथ ही कोई नौकर चाकर भी नहीं है, मैं अकेले सारे घर की सफाई नहीं कर सकती हूँ। आप किसी को तो मेरे साथ छोड़ जाती। काम को करने से पहले ही बहाने बहुत जल्दी तैयार रहते हैं तेरे पास। अरे इतना बड़ा घर साफ करने में दिक्कत होती है तो इस घर में शादी करने से पहले सोचना था ना। अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कल को धनतेरस है और आज साफ सफाई का काम बिल्कुल निपट जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विद्या ने ऐसे बोलकर हिमांशी को धमका दिया और वो अपनी बाकी की तीनों बहुओं को बाजार लेकर आ गई। विद्या की 4 बहुएं थीं, जिनमें से 3 विद्या की ही तरह अमीर घराने से थीं, जबकि बड़ी बहू एक गरीब परिवार से आई हुई थी। और यही वजह थी जो सारे घर के काम हिमांशी को ही करने पड़ते थे। उसकी सास अपनी तीनों अमीर बहुओं से कोई काम नहीं करवाती थी और सिर्फ विद्या को ही घर के कामों में लगाए रखती थी। और अगर कभी विद्या अपनी आवाज को निकालती भी थी तो उसे चुप करा दिया जाता था। आज भी अपनी सास के जाने के बाद विद्या अकेले ही अपने बड़े से घर में सफाई में लग गई। हे भगवान, इस घर को तो जितना साफ करते जाओ लगता है मानो उतना ही गंदा होता जा रहा है। मैं तो थक गई, लेकिन अभी तो बस शुरुआत की है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले रसोई की सफाई को निपटा देती हूँ, उसके बाद बाकी का घर देख लूंगी। एक तरफ हिमांशी इस तरह घर को साफ कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ देख तो जरा पूजा, ये रंग कितना सुंदर है। मेरी माँ ने तो तू दिवाली के लिए यही गुलाबी साड़ी ले ले। हाँ अच्छी तो है, लेकिन माँ जी दिवाली पर मेरा मन था कि मैं लाल साड़ी पहनूं। चलिए एक काम करती हूँ, ये गुलाबी साड़ी मैं धनतेरस के लिए ले लेती हूँ और ये वाली लाल दीपावली के लिए। ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगे। वैसे इस प्रिया और अंजलि को कुछ पसंद आया? माँ जी देखो ना, मैंने धनतेरस के लिए ये वाली साड़ी ली और दिवाली के लिए ये ब्लैक वाली। ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो। और हाँ, जरा वो सस्ती वाली साड़ियों में अपनी जेठानी के लिए भी नजर मान लेना। उनके लिए? वैसे माँ जी उनके लिए एक साड़ी लेनी है या 2? सिर्फ एक। उसे 2 साड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। दिवाली के लिए उसके लिए सिर्फ एक साड़ी ले लेना, धनतेरस पर तो वो कुछ भी पहन लेगी। विद्या ने हिमांशी के लिए सिर्फ सस्ती सी एक ही साड़ी खरीदी, जबकि अपनी तीनों अमीर बहुओं को उसने खूब अच्छी और महंगी साड़ियां दिलवाई थी। शॉपिंग करके वो चारों आराम से घर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि सारा घर चमका हुआ था और हिमांशी थक कर सोफे पर ही सो गई थी। देखो तो जरा, हम यहाँ थक कर आ रहे हैं और ये महारानी सो रही हैं। अरे ओ उठ जा महारानी, रात नहीं हो रही है जो तू आराम फरमा रही है? हाँ माँ जी, मैं कब सोई? काम हुआ कि नहीं? हाँ सारा काम हो गया। हम लोग अभी बाजार से आ रहे हैं, लेकिन इतनी भी तमीज नहीं है जो उठकर जल्दी से हमें पानी वगैरह दे दे। माँ जी मैं अभी पानी लाती हूँ। हिमांशी खुद भी उन सभी से ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन उसने उन्हें पानी पिलाया और फिर वो रसोई में शाम का खाना बनाने को चली गई। उसकी एक भी देवरानी उसकी मदद के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो सभी तो आराम से बैठी हुई अपना सामान निहार रही थी। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो गया और अगले ही दिन का धनतेरस था। सुबह से ही तीनों अमीर बहुओं ने कोई काम नहीं देखा। वो सुबह उठते ही हीरोइंस की तरह महंगी साड़ियों में तैयार हो गईं और बेचारी हिमांशी अपनी पुरानी साड़ी में ही थी, क्योंकि उसकी सास ने उसे कुछ भी नया लाकर नहीं दिया था। वाह पूजा, प्रिया और अंजलि, तुम्हारा तो रूप आज सुबह से ही निखर गया है। सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये लो तुम्हारा धनतेरस का तोहफा। विद्या ने अपनी तीनों बहुओं को महंगे ईयररिंग्स दिए। वहीं पर हिमांशी भी खड़ी हुई थी। उसने न तो उसे कोई तोहफा दिया और न ही उसकी तारीफ की। सदा सुखी रहो मेरी प्यारी बहुओं। तू खड़े खड़े क्या देख रही है? जा, कितना काम पड़ा हुआ है घर में, उसे निपटा। माँ जी मेरा धनतेरस का तोहफा। तुझे भी तोहफा चाहिए? अरे पहले इतनी औकात तो कर ले अपनी। हे भगवान, अब ना चाहते हुए इसको भी तोहफा देना होगा। ये ले। विद्या ने मुंह बनाकर हिमांशी को भी अपने पास रखे हुए सस्ते से आर्टिफिशियल ईयररिंग्स दे दिए और फिर हिमांशी घर की सफाई वगैरह में लग गई। सबसे पहले उस बेचारी ने सारा घर का काम किया, घर साफ किया और उसके बाद वो रसोई में पकवान बनाने को आ गई। हिमांशी भाभी, धनतेरस के दिन मुझे सबसे ज्यादा मोतीचूर के लड्डू और साथ में मावा बर्फी खाना अच्छा लगता है। सबसे पहले वो बना दो और आज के खाने में छोले भटूरे और साथ में बिरयानी बना लेना। आज मेहमान वगैरह भी घर आ सकते हैं तो खाना सही से बनाना। ठीक है। हिमांशी को काफी कुछ बनाने को बोल दिया गया था, जिसकी वजह से वो बिना तैयार हुए ही रसोई में आ गई और सभी के कहे मुताबिक खाना बनाने लगी। चीजें काफी ज्यादा थी, इसीलिए हिमांशी को इन सब में बहुत ज्यादा समय लग गया। इधर वो बेचारी सभी कामों को करने में लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर उसकी तीनों देवरानियां फोटो वगैरह खींचकर और बहुत ही अच्छे से अपना धनतेरस मना रही थी। उनकी सास भी उन्हीं के साथ मगन थी। काफी देर हो गई, मेरा मीठा बन गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और जब तक ये सेट होता है
तब तक मैं अब बिरयानी बना लेती हूँ, चावल भी नर्म हो ही गए होंगे। हिमांशी ऐसे ही हिसाब से कामों को करने लगी। उसे तो होश भी नहीं था कि आज धनतेरस का दिन था। दोपहर के वक्त जब चारों के पति घर आए तो हिमांशी का पति उसे देखकर बोला, हिमांशी, तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? आज तो धनतेरस का दिन है, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? वो देव जी, बस घर के कामों में समय नहीं मिल पाया। अरे तो समय निकालना चाहिए था ना। जरा इन तीनों को देखो, ये भी तो समय निकाल कर ही तैयार हुई हैं। अपने पति की बात सुनकर हिमांशी कुछ नहीं बोली। उसने अपनी माँ और देवरानियों के बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही धनतेरस का दिन भी बीत गया और दिन आ गया फिर दीपावली का। हमेशा की तरह आज के दिन भी सभी कामों का लोड सिर्फ हिमांशी के ही सिर पर था। उसने सारे घर को अच्छे से साफ किया, पर्दे, सोफा कवर, बेडशीट्स सभी को बदला और फिर घर की भी सजावट की। अब इतना सब करने के बाद मेरे शरीर में जान नहीं है जो मैं कुछ और कर सकूं। ए हिमांशी, अगर इन घर के कामों से निपट गई है तो जाकर नहा ले और तैयार हो जा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल की तरह देव तुझसे कुछ कहे। कपड़े वगैरह बदल ले, फिर उसके बाद तुझे पकवान वगैरह भी बनाने हैं। जी। हिमांशी ने अपनी थकान नहीं दिखाई। विद्या ने सारा लोड बस उस बेचारी के ऊपर ही डाला हुआ था। सफाई वगैरह करके हिमांशी खुद नहा धोकर फ्रेश हो गई। अब लगभग शाम सी हो चली थी। उसकी देवरानियां भी अपनी महंगी महंगी साड़ियां पहनकर तैयार हो गई थी। हिमांशी वैसे आकर कुछ देर को बैठी ही थी कि तभी विद्या उसके पास आई और अकड़ कर बोली, ये टाइम ऐसे सज संवर कर बैठने का नहीं है, समझ आया? चल खड़ी हो, मैंने कोई मिठाई बाहर से नहीं मंगवाई है, रसोई में पकवान बनाने का सामान है, जाकर मिठाई वगैरह बना ले। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी कुछ देर बाद बना लूं क्या? तू पागल है क्या? दिवाली का दिन है और अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला है। जल्दी जा और जाकर चूल्हा चालू कर। और हाँ, जब तक काम पूरा नहीं हो जाए रसोई से निकलने की जरूरत भी नहीं करना। विद्या की बात सुनकर हिमांशी थकी हुई सी रसोई में आ गई और रसोई आकर खाना बनाने लगी कि तभी उसे बाहर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। ये मुझे लगा या फिर कोई लड़की चिल्ला ही रही थी। बचाओ! अरे नहीं, ये तो कोई चिल्ला ही रहा है, जाकर देखना होगा। हिमांशी जल्दी से बाहर आई। बाहर उसकी तीनों देवरानियों ने उसे देख लिया और उन्होंने उसकी शिकायत विद्या से कर दी। मैंने मना किया था कि काम निपटाने से पहले यहाँ से मत जाना, लेकिन वो चली गई। अब आने दो, उसको बताती हूँ। एक तरफ विद्या ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हिमांशी को बाहर सच में एक लड़की मुसीबत में मिली। उसे कुछ लड़के छेड़ रहे थे। सोना, कौन हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? जहाँ कोई लड़की देखी नहीं वहीं उसे छेड़ना शुरू कर दिया। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। हिमांशी रसोई में से आई थी, इसीलिए वो गलती से चम्मच अपने साथ ही ले आई थी। हिमांशी ने उसी चम्मच से उन लड़कों की मार लगाना शुरू कर दी। घबरा के वो लड़के वहां से भाग गए और हिमांशी घर आ गई। घर आते ही हिमांशी को विद्या डांटने लगी। तुझसे मना किया था ना कि कहीं मत जाना, फिर क्यों गई? बोल। घर से भागने के लिए तो बस तुझे बहाने चाहिए। रुक जाओ माँ, भाभी को मत डांटो, वो मेरी ही आवाज सुनकर बाहर आई थी। सोना, क्या हुआ बच्चे? जिस लड़की को हिमांशी ने बचाया था वो उसकी नंद और विद्या की बेटी सोना थी, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई हुई थी। सोना ने अपनी माँ को पूरी घटना सुनाई। सब कुछ जानने के बाद विद्या को हिमांशी की अच्छाई पर फक्र महसूस हुआ और अपनी ज्यादती का पछतावा भी। उसने हिमांशी से माफी मांगी और फिर उसने उसे एक भी काम करने को नहीं बोला। उसने हिमांशी को भी अपनी साड़ी पहनने को दी और सभी ने मिलकर दिवाली मनाई। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि एक साथ रहने से ही खुशियां मिलती हैं, भेदभाव करने से नहीं?